ध्रुव ये अटेंड कर, एनसीईआरटी कराऊंगा इसमें ध्रुव सिर्फ, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, नीट के लिए कई क्वेश्चन मिलेंगे तेरे को उसके अंदर, सही है। यस सर, यस सर। चल सही है। चलो इधर देख लेंगे पहले। देखो इसमें फॉर्मूले तो तुम्हें खुद करने हैं, बस एक बार मैं शीट दिखा रहा हूँ तुम्हें ये, सही ना, मैं शीट दिखा रहा हूँ सिर्फ ये। जैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये रीड कर लेना जरूर, इनके क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, ये करना तुम्हें। जैसे C+O2 गिव CO2 है, तो जो मास इधर है कार्बन प्लस O2 का, वही यहाँ पे होगा। वाटर तुम कहीं से कलेक्ट करो, मास उसका हमेशा 18 ही रहेगा। बात में आ रही कि नहीं है। CO2 को कहीं से भी, चाहे डीकम्पोजिशन से कलेक्ट करो, CaO+CO2, मास CO2 का 44 ही रहेगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आता है ये, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेशियो फिक्स रहेगा, सही ना। CO2 को तुम कहीं से भी कलेक्ट करोगे तो रेशियो जो है 12:32 का ही रहेगा। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तुम्हें रीड करना है। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि N और O अगर मिक्स होंगे तो बहुत सारे गैसेस बनेंगे, सब में किसी एक का मास अगर फिक्स कर दोगे तो दूसरे का मास एक मल्टीपल प्रोपोर्शन फिक्स रेशियो की फॉर्म में आएगा। N2O NO, N2O3 NO2 N2O5, तुम चाहो नाइट्रोजन में फिक्स कर दो। तो पहले केस में कितना आया, 28:32 है। ओ का मान 16, ओ का मान 16 है, तो ये आ जाएगा हमारा, जैसे 14, नाइट्रोजन अगर मैं 14 लेता हूँ, यहाँ वैसे 28:16 है, दूसरे में 14:16 है, तीसरे में 28:48 है, चौथे में NO2 14:32 है, लास्ट में N2O5 जो है, N2O5 में 28:80 है। तो किसी एक का मास फिक्स कर दो नाइट्रोजन का, तो रेशियो अगर तुम चेक करोगे ना ओ का, तो वो एक क्या आएगा, फिक्स रेशियो आ जाएगा। तुम चेक करो इसको, इसको फिक्स करके, तो 1:2:3:4:5 आएगा, चेक करना एक बार। ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा, ऑक्सीजन के मास का रेशियो, वो यही आएगा। ये तुम लॉज रीड कर लेना जरूर, लॉज मिस नहीं करने हैं। फिर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तुम्हें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। इतने पार्टिकल्स मैंने बोला, 1 मोल ऑफ टेबल तो इतने टेबल, 1 मोल ऑफ चेयर इतने चेयर, 1 मोल ऑफ एटम्स तो इतने एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतने ही मॉलिक्यूल, जस्ट एक नंबर है ये, सही ना, जस्ट एक नंबर है ये। फिर ये है 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU, दिस इज इक्वल टू 1/n0 ग्राम, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। केजी में निकालेंगे तो 10⁻27 कर देना। नेक्स्ट दिखाना निश्चय जल्दी से इसको। STP कंडीशंस, NTP कंडीशंस पता होनी चाहिए तीनों, SATP कंडीशन या RTP कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। ये लिखी हुई है यहाँ पे। STP स्टैंडर्ड है, 1 बार लेते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन तो 1 एटमॉस्फेयर, ये इतना ही रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। इसमें RTP कंडीशंस, इसमें रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है। स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये 1 एटमॉस्फेयर की डिफरेंट वैल्यूज हैं, रटी होनी चाहिए हमेशा। 1 एटमॉस्फेयर 1.013 बार, 1.013 × 10⁵ पास्कल, 760 टॉर, 760 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, सही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब आ गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला खुद लिखना जरूर ढंग से। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, जैसे मैंने बोला 4 ग्राम NaOH, तो 4/40, NaOH का मास 40 होता है, तो ये आ गया। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर में, अगर गिवन वॉल्यूम 2.24 है तो 2.24/22.4, 0.1 आ जाएगा। गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये तीनों फॉर्मुला यूज होते हैं, डायरेक्ट यूज करना, नंबर कौन से निकालना है तो कोई भी फॉर्मुला यूज कर लो, सही है ना। बस ये वॉल्यूम वाला जो फॉर्मुला है, दिस इज ओनली फॉर गैस। एवरेज मास निकालने का तरीका है, डेरिवेशन कराई हुई है क्लास में इसकी, ये एवरेज मास निकालने का तरीका है।
बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इनवर्सिबल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये पता होना चाहिए सारे। तीनों को मिलाएंगे लॉज को, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? आइडियल गैस इक्वेशन। एवोगैड्रोस लॉ दे रखा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रोस लॉ ये रहा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे इनको, तो आइडियल गैस इक्वेशन आएगी पीवी न्यूटन आरटी। आ जाएगा ना, वी इनवर्सिबल टू 1/p इंटू टी इंटू एन, ये आ जाएगा। और उससे क्या आ जाएगी? पीवी न्यूटन आरटी, ये क्वेश्चन आ जाएगी। ये जस्ट मैं एक बार ये टॉपिक तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ ये करना तुम्हें खुद है। नेक्स्ट, ये पीवी न्यूटन आरटी में एक बार आर की वैल्यू देख लो, निश्चय ऊपर करना। पीवी न्यूटन आरटी, यहाँ पे आर की वैल्यू, ये किसका नाम लिखा हुआ आ रहा है? कौन कर रहा है ये? निष्ठा, किसका नाम लिखा था ये? सर कोई प्रीतम है शायद। सर कार्यक्रम। बीच में क्यों कर रहे हो फालतू की हरकतें? प्रीतम, जैसे कर हमें लास्ट ऑनली हमारे टीम पे लिखा जाएगा सर। क्लास अटेंड करनी है तरीके से करो, ये टाइम वेस्ट करना मत अटेंड करो क्लास में। नेक्स्ट है सॉरी सर। पीवी, पीवी टू एनआरटी है। आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसकी वैल्यू यूज करनी है, ये जरूर लिखना, 10 टाइम्स मैंने क्लास में लिखवाई हुई वैल्यू ये। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। आर की वैल्यू 8.314 है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। आर की वैल्यू 2 है कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। ये रेटी होनी चाहिए वैल्यूज, सही ना? यूनिट तुम्हें दिख ही रहा है, आर की वैल्यू क्या आएगी? पीवी बाय एनटी। प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स मोल, मोल आ गया, टेम्परेचर केल्विन में। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल होता है, 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है। उससे ये डेरिवेशन हो जाएंगे आसानी से। ये लीटर एटमॉस्फेयर है ना, इसको 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.314 में आएगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है पेपर के अंदर। और 8.314 जूल है, जूल से कैलोरी निकालना है तो 4.18 से डिवाइड कर दो, 2 आएगा, एग्जैक्ट आता है 1.98। ये फॉर्मूले सारे लिख के देखना, बहुत प्रॉपर तरीके से करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेंस में बहुत काम आएगा। आईआईटी मेंस के लिए सिर्फ फॉर्मुलेज है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से 25 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। नीचे नीचे करो। ये आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये पीवी टू एन आर टी ही है, पीवी टू एन आर टी ही है ये। तो यहाँ पे डेंसिटी की टर्म्स में लिखा है इसको पीएम बाय आर टी, बस नंबर ऑफ मोल्स को लिखना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास बाय ये वाला वॉल्यूम, डेंसिटी बन जाएगा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस एट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर है ये, टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी क्वेश्चन आया हुआ है, वेपर डेंसिटी हम किस, कौन सी गैस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं? तो हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। यानी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलर मास ऑफ गैस बाय 2, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, ये पता होना चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला, अब वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। ये मेन फॉर्मूले रटे होने चाहिए। एक वर्ड में बोले मोलर, मोलर का, मोलर तो नाम ही क्या कह रहा है, मोलर, यानी मोल्स पर लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स निकालना सिखा दिया मैंने, गिवन मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा। बस फॉर्मेलिटी यूज करते हैं अगर आयनिक कंपाउंड्स है तो, नॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी बोलते हैं, सही ना? और यूनिट ऑफ मोलरिटी होती है डीमल एट 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो कैपिटल एम लिखते हैं, डीमल लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, निशा करो नीचे, नंबर ऑफ, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। सेम फॉर्मूला है जैसे मोलरिटी का है। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। ये फॉर्मूला है इसमें, सही ना? और नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी निकालोगे, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला जो बनेगा एन फैक्टर के इक्वल आएगा। आएगा एक्चुअल में
नंबर ऑफ मोल्स को लिखोगे गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखोगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास आएगा, ये लिखा हुआ ना फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, सॉल्व करोगे तो नॉर्मेलिटी इज टू आएगा मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, नीचे लिखा हुआ है, और इक्विवेलेंट मास आएगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये सब लिखा हुआ देखो, नॉर्मेलिटी इज टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर हिंट दिया होगा, यहाँ पे हिंट दिया हुआ देखो S3PO4 है तो एन फैक्टर इसका 3, ये 3H प्लस देगा, 3 इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 3 है इसका S3PO4 का। ये एक्सेप्शनल केस भी लिखे हुए यहाँ पे, S3PO2 है तो इसमें इसमें एक ही एक्टिव हाइड्रोजन आएगा इस तरीके से OH H H, जो H O के साथ अटैच्ड है वही एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो इसमें एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका एनफैक्टर 1 है। ये नहीं कि तुमने देखा H3 है तो डायरेक्ट एनफैक्टर 3 लगा दिया, सही ना। तो S3PO2 S3PO3 S3BO3 ये 3 स्पेशल केसेस है। S3PO2 इसका एनफैक्टर कितना होता है, ये लिखा हुआ देखो पूरा बना रखा है यहाँ पे। फॉस्फोरिक एसिड इसका एनफैक्टर 3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसका एनफैक्टर 1, इसका एनफैक्टर 1, सही ना। जितने HO के साथ अटैच होंगे वो एनफैक्टर है, बोरिक एसिड को छोड़ करके। नीचे करो। अब ये H3PO3 इसमें 2 H है, एक H 2 H, एन फैक्टर 2 है इसका, सही ना, एन फैक्टर इसका 2 है। नेक्स्ट ये मिलिक्यूलेंट्स के 4 फॉर्मूले है, एक ही फॉर्मूला एंट्रेंस के लिए मोस्ट यूजफुल, मोलरिटी दे रखी है तो मिलिक्यूलेंट का फॉर्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट्स, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर होगा। नॉर्मलिटी नंबर मोल्स दे रखे हैं तो नंबर मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, नॉर्मलिटी दे रखी है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, मास दे रखा है तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, ये फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूले, ये मिलीग्राम के 4 फॉर्मूले हैं, है एक ही फॉर्मूला। बस अगर तुम्हें दे दिया जैसे 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 तो 500 इंटू 0.1 H2SO4 का फैक्टर 2 यानी 100 आ गया सीधा। नंबर मोल दे रखे हैं, नंबर मोल्स जैसे 5 मोल दे रखा है, 5 मोल ऑफ H2SO4 तो 5 इंटू एन फैक्टर इसका 2 इंटू 1000। नॉर्मलिटी दे रखी है, बोला 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 तो 100 इंटू 0.1 करो सीधा 10 आ गया मिलीक्यूलेंट्स। मास दे रखा है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 या 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 तो 4.9 डिवाइड बाय 98/2 इंटू 1000 यानी सीधा 100 आ गया मिलीक्यूलेंट्स। तो ये जैसा फॉर्मुला दे रखा है उस हिसाब से यूज करना है, जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट फॉर्मुला है मोलैलिटी का, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स है इंटू 1000, इसलिए मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं ओवर मोलैलिटी या नॉर्मलिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मास वाली टर्म्स आती हैं, मास पे टेम्परेचर का इफेक्ट कम मानते हैं और वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, इससे मोलैलिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है जिसका मोल्स निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर ए और बी दो चीजों को मिक्स किया है, मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा एनबी बाय एनए प्लस एनबी, एनबी बाय एनए प्लस एनबी, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी आएगा, तुम लिख दो चाहो तो एक्स बी होगा एनबी बाय एनए प्लस एनबी, दोनों को ऐड करो एनए प्लस एनबी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी एनए प्लस एनबी आएगा, आंसर आ जाएगा 1। मास फ्रैक्शन भी ऐसे ही, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है, मास फ्रैक्शन ए का निकालना है, मान लो मास फ्रैक्शन ऑफ ए तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर डिवाइड बाय टोटल मास यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पीपीएम निकालना है पार्ट्स पर मिलियन, तो सॉल्यूट का मास ऊपर चाहे मास में भी होता है चाहे वॉल्यूम में होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, किसी भी फॉर्म में होता है। पीपीबी है तो 10⁹ बिलियन है ये, पीपीटी है तो 10⁴। आयनिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बहुत। आयनिक स्ट्रेंथ हाफ इंटू समेशन ऑफ MI/ZI², MI मोलैलिटी है आयंस की, ZI वैलेंसी चार्ज है आयंस का,
न्यूमेरिकल किए होंगे तो पता लग गया होगा देखते ही। नेक्स्ट, ये आयनिक स्ट्रेंथ था। फिर नेक्स्ट है मोलैरिटी, मोलैरिटी में रिलेशन ये रही, डी बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/m प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है डब्ल्यू, डब्ल्यू जरूर ध्यान रखना, डब्ल्यू लिखा भी हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय 1000, सही ना। मोलैरिटी ये तो बताई दी है। अच्छा ये है, मोलैरिटी निकालनी है, मास फ्रैक्शन गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोलैरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन गिवन है सॉल्यूट का। जैसे मैंने बोला एक्स NaOH वाटर के अंदर 0.2 है, तो तुम्हें निकालनी है मोलैरिटी, डायरेक्ट एक्स NaOH 0.2 डिवाइड बाय एक्स वाटर 0.8 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, तो वो 0.2 तो ये 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? NaOH, NaOH का मास होता है 40। डायरेक्ट आ गई मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब सॉलिड इन लिक्विड का केस देखो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, तो बाय मास का परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने बोला 10% बाय मास ऑफ सोल्यूट, 10% बाय मास ऑफ सोल्यूट का मीनिंग क्या है? बोलेंगे 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ग्राम ग्राम लेना है दोनों, 10 ग्राम 100 ग्राम, 10 ग्राम 100 ग्राम, परसेंटेज है ना तो 100 ग्राम में ही होगा, और सॉल्यूशन लिखना है इधर लास्ट में, 10 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 10% बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बोला, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml में आ जाएगा बस, बाय वॉल्यूम बोल दिया तो 100 ml हो जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड का केस था ये। अब ऐसे लिक्विड इन लिक्विड का केस होगा, बाय मास में तो सेम रहता है। देखो अब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का केस, 10% बाय मास ऑफ सोल्यूट बोला, लिक्विड को लिक्विड डिसॉल्व किया, जैसे इथेनॉल इन वाटर। इसकी पहचान है कि सोल्यूट के आगे वर्ड एक्वस लिखा होगा, 10% बाय मास ऑफ सोल्यूट, तो 10 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो चाहे लिक्विड इन लिक्विड हो या सॉलिड इन लिक्विड, आंसर हमेशा सेम रहेगा, ग्राम ग्राम के अंदर। 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस मिथेनॉल है, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस मिथेनॉल, ये बहुत स्पेशल केस, तो ml लेना है दोनों, 10 ml सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन में, 10 ml सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन में। क्या क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये तो बता दिया पूरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये तो तुम्हें पता हुआ ही होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज लिया, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, N की वैल्यू यहाँ पे 6 है। क्या समझ आ गया ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं है? तो वही चीज, ऐसी मॉलिक्यूलर मास भी N इंटू एम्पेरिकल मास हो सकता है। नेक्स्ट, ये ये रहने दो, सीरीज रिएक्शन ये सब एडवांस में चला जाएगा। सीरीज रिएक्शन ये वहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फ्यूमिंग H2 ओलियम जरूर करके रखना, ओलियम पार्ट फ्यूमिंग H2SO4, डिटेल निकालते हैं इसमें, H2SO4 प्लस SO3, परसेंटेज पूछते हैं H2SO4 की और SO3 की। ये रहने दो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये भी एडवांस लेवल पे है, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी होता है, 11.2 इंटू मोलरिटी होता है, सब डेरिवेशन कराई हुई है। स्ट्रेंथ होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये सब ड्यूलोंग एंड पेटेट्स तो इंपॉर्टेंट है बहुत। एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट, ये होनी चाहिए कैलोरी पर ग्राम में, अप्रोक्सीमेटली 6.4। ये अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम आता है, अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास। वैलिड होता है किसके लिए? सॉलिड सोल्यूट के लिए। सॉलिड होगा अगर तो ही ये वैलिड होता है, सही ना। सॉलिड मेटल्स के लिए या सॉलिड एलिमेंट्स के लिए तो ही वैलिड होता है ये सब एडवांस लेवल पे है, जो ऊपर बताया वो जरूर करना है उतना। नेक्स्ट दिखाओ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया ना, दिखाना एटॉमिक स्ट्रक्चर के कितने फॉर्मुलेज हैं। ये जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा तब ये फॉर्मुले बताऊंगा मैं। ये किसने, निशा तुमने लिखे हुए हैं, विधि ने लिखे हुए हैं सारे? सर विधि दीदी। अच्छा, बहुत साफ साफ लिखे हुए हैं इसने। तो ये डिटेल में फॉर्मुले होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी, लेकिन मैं इसको जो मेंस लेवल का होगा या नीट लेवल का होगा मैं सिर्फ वही बताऊंगा फॉर्मुले इसमें, है ना। तो ये फॉर्मुले हम आगे करेंगे, अभी नहीं करना है इसको। तो एक बार दिखा दो मेरे को जरा, अब चैप्टर 10 से क्वेश्चन निकाल लो। ये सारे चैप्टर के फॉर्मुले लिखे हुए हैं अभी। निष्ठा, यस सर। ये शीट एक बार जो है ना उसका PDF भी भेज देना ग्रुप पे।
ताकि किसी को देखना हो डायरेक्ट तो वो भी देख सकता है। ओके सर। चलो देखो जरा, अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन ढंग से करना, ध्यान रखना मेंस में या नीट पे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे इनसे, और इससे बेटर है अगर तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करोगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे क्वेश्चन है पहला, एनसीईआरटी क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट के, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O का मास कितना होता है? 18, 2 + 16। CO2 का मास 12 प्लस O2 है 32, 44। ये तो रटे भी होनी चाहिए डायरेक्ट। मिथेन का मास, कार्बन 12 प्लस 1 × 4 4, 16 आ जाएगा। सही ना? नेक्स्ट देखेंगे। आंसर देखते रहना, आंसर दिखा रखा है इन्होंने। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सबकी परसेंट निकालनी है। पहले टोटल मास निकाल लो। Na2 23 × 2 46, सल्फर का 32, 46 + 32 + 64, 42 + 30, 46 + 32 + 16 4 64। तो ये मास आ गया, डायरेक्ट निकाल रखा है, डायरेक्ट देख लेंगे 142। मास आ गया 142। अब परसेंटेज निकालिए सोडियम की। परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम हैज में 46 ग्राम, 23 × 2 46 डिवाइड बाय 142 × 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर इसमें 1 यानी 32 डिवाइड बाय 142 × 100। बची हुई परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी, निकालनी है तो निकाल भी सकते हो। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 64 डिवाइड बाय 142 × 100। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना जरूर। कोई डाउट हो फिर भी पूछ सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना निश्चय, आंसर देखते रहना। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। 69.9 बाय मास दे रखा है, मोल्स निकालना होता है सीधा, और कुछ नहीं करना इसमें। 69.9 आयरन का निकालेंगे पहले, सही ना? 69.9 डिवाइड बाय आयरन का वेट 56 होता है, हालांकि इसमें दिया होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। और दूसरा जो है 30.1% डाई ऑक्सीजन, 30.1 डिवाइड बाय 32, दोनों की अब वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 69.9 डिवाइड बाय 56, ये मोल्स आ गए इसके। सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। कितने आ जाएंगे यहाँ से? 69.9 बाय 56, 14 4 द 56, 14 5, ये 1.25 ही आएगा लगभग, क्योंकि 14 4 द 56 होता है, 14 5 द 70, 1.25 मान लिया अप्रोक्सीमेटली। 30.1 डिवाइड बाय 32, ये कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये? 0.94 है मुझे। ये पता है इसने गलत लिख दिया था, डाइऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। डाइऑक्सीजन मतलब एटॉमिक मास लेना चाहिए इसको। ये एटॉमिक मास होगा यहाँ पे, 32 नहीं आएगा नीचे, ये 16 ही आएगा। ये ध्यान रखना, डाइऑक्सीजन लिखा है, 16 आएगा यहाँ पे। ओ लेंगे ना, ओ एटॉमिक वेट लेते हैं। O2 का तो कोई फॉर्मुला ही नहीं होता ना ऐसे। 30.1/16 आएगा। कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ध्रुव? 1.88। 1.88, 1.88 डिवाइड कर देंगे 1.25 से, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं उसके बाद। तुम लोग तरीके से लिखना पूरा 1.25, इसे डिवाइड कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। 1.88 बाय 1.25, ये 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 5 के आसपास, यस सर। 1.5। तो ये 1 है, और ये इसको लिख देंगे 3/2, 3/2 यानी इंटू 2 इधर, इंटू 2 इधर। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी आंसर आ गया Fe2O3। सही ना? Fe2O3 आ जाएगा फॉर्मूला। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है, करना जरूर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है काफी। एक बार देखना जरा, इसके नीचे इन्होंने क्या कर रखा है, बाय 16 कर रखा है, बाय 32 कर रखा है डाइऑक्सीजन को। हाँ, ये बाय 16 करेंगे ना। देखो एटॉमिक मास लेते हैं, ध्यान रखना हमेशा। हाइड्रोजन में गलती होती है, हर कोई बाय 2 कर देता है, हाइड्रोजन में भी बाय 1 करना। हमेशा एटॉमिक मास लेना है इसको। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। C plus O2 gives CO2 है। 1 मोल कार्बन को बर्न किया, अगर 1 मोल कार्बन को बर्न किया तो 1 मोल CO2 बनेगा।
1 मोल CO2 यानी 44 ग्राम। 1 मोल से एक ही बन रहा है ना ये, तो 44 ग्राम आ गया डायरेक्ट। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सेकंड पार्ट इसका, C+O2 गिव CO2। 1 मोल कार्बन है, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है। 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है, कितना वेट आ जाएगा इसका? 1 मोल ये है, और ये 16 बाय ये आधा मोल हो जाएगा, 0.5, 16/32, हाफ मोल। ध्यान रखना इधर भी डाइऑक्सीजन बोल रहा है ये। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते समय हमेशा एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो 1 मोल हाफ मोल आ गया, यानी लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा? 1 मोल से, 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए था, ये आधा ही मोल है सिर्फ, ये आधा ही मोल है। इसका मतलब लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? खत्म कौन होगा? आधे मोल के लिए आधा मोल कार्बन चाहिए होगा, कार्बन खत्म हो जाएगा, आधा मोल कार्बन बच जाएगा। लिमिटिंग रेजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2, तो इसे आधे मोल से ये आधा मोल बनेगा। आधा मोल यानी हाफ इंटू 44, 22 ग्राम, 22 ग्राम हो जाएगा। थर्ड पार्ट, 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम of dioxygen। C+O2 gives CO2। 2 मोल है अभी ये, और ये 16 ग्राम यानी आधा मोल ही है। लिमिटिंग तो यही था, तो आंसर वही सेम आएगा। आधे मोल से ये आधा मोल ही बनेगा, और आधे मोल का मतलब 22 ग्राम, हाफ इंटू 44, 22 ग्राम में आएगा आंसर। अमाउंट निकालना है या मास निकालना है? सही ना, अमाउंट निकालना है, मास निकालना है। नीचे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिडेट। मास निकालना है सोडियम एसिडेट का। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर मास सोडियम एसिडेट का ये दे रखा है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। पूरा रखना तुम लोग। मोलरिटी 0.375 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है मास, तो गिवन मास बाय मोलर मास का दे रखा है 82.0245। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही बात होती है, इंटू 10⁻³ आंसर निकाल लेना। मास जो आएगा इससे वही आंसर है। मास आ जाएगा यहाँ से ग्राम में, सही ना, मास आ जाएगा ग्राम में। चेक कर लेना एक बार, नीचे दिखा लो मास से क्या आंसर क्या आ रहा है मास का। ये 15.38 ग्राम। हाँ, इसको तुम्हें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना जरूर आना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट, 1.6, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.41 ग्राम पर ml। ये तो डायरेक्ट ही पूछते हैं इसमें। देखो, हमें कंसंट्रेशन निकालना नाइट्रिक एसिड का। कंसंट्रेशन बोलता है तो मैक्सिमम केसेस में मोलरिटी ही होता है वो, सही ना। अदरवाइज कंसंट्रेशन बोला है तो मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, स्ट्रेंथ, कुछ भी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कुछ भी होता है निकालना, सही ना। तो मोलरिटी निकालनी है, और 69% दे रखा है, तो 69% मतलब बाय मास बोला हुआ है, मास परसेंट बोला है ना इसमें, तो है ना 69 ग्राम HNO3 ये प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो अगर तुम्हें मोलरिटी निकालनी है तो 69 वेट इसका, मोलर मास इसका 63, H का 1, N का 14, O का 16, 69/63 मोल्स आ गए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी, मास 100, डेंसिटी 1.41 इंटू 1000, तो इधर से आ जाएगा मोलरिटी, सही ना, इधर से मोलरिटी आ जाएगी। और उसके बाद मोलरिटी आ जाएगी, ऐसे मोलरिटी निकालनी है तो 69 डिवाइड बाय 63 मोल्स आ गए बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 69, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 31 इंटू 10⁻³ तो जो भी निकालना कर सकते हैं इसमें। देखो मोलरिटी ही निकाला हुआ, देखना पड़ जरा नीचे। कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड नीचे करना। ये देखो 15.44 मोलर, मोलरिटी निकालना होता है, सही ना। अदरवाइज जो क्वेश्चन में दे रखा है वही करना है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, इसका मास निकालोगे 63.5 प्लस सल्फेट का होता है 96, तो 159.5 आ गया मास का सीधा। 159.5 ग्राम CuSO4 के अंदर कॉपर है
63.5 ग्राम, कॉपर है 63.5 ग्राम। तो 100 ग्राम के अंदर कॉपर कितना होगा? 63.5 डिवाइड बाय 159.5 इंटू 100। तो इधर से कॉपर निकाल लेना, सही ना, कॉपर आ जाएगा इधर से। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, वो भी तुम्हें आना चाहिए हमेशा, सही ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए इसमें निकालना। जैसे ये मान लो मैंने 52 होता है और 50, यहाँ पे थ्री से थोड़ा हालांकि ज्यादा ही आएगा, सही है ना, 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो 63.5 इंटू टू कितना हो गया ये? 127। 127/3, 127/3, 342। तो आंसर आएगा हमारा 40 के आसपास। चेक कर लो, ऊपर 40 के आसपास आंसर होना चाहिए। 40 साल का तो कम ही होगा कुछ। ये रहा 39.81 है ना आंसर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहिए। स्कूल में कर रहे हो तो एग्जैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, determine the molecular formula of oxide of iron in which mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1, given that molar mass of oxide is 159.69। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, ये सेम क्वेश्चन आ गया, बस इसमें हमें मोल फॉर्मूला निकालना है। तो अभी मैंने कुछ पार्ट तो पीछे निकलवा दिया है। Fe2O3 निकलवाया था ना पीछे। 69.9 को डिवाइड किया था किससे? 56 से। 30.1 को डिवाइड किया था 16 से। तो फॉर्मूला आया था ना यहाँ पे Fe2O3 करके। तो ये फॉर्मूला आ गया 56 इंटू टू, 112, 112 प्लस 48, 160 आ गया मास इसका। 160 मास आ गया। एम्पेरिकल मास है ये एम्पेरिकल मास है। मोलर मास दे रखा है 159.69, 159.69 मोलर मास। एन इंटू एम्पेरिकल मास 160, एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ गई। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Fe2O3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग दिस डाटा। क्लोरीन दे रखा 75.77, सही ना। क्लोरीन कितना है? 75.77 है। और दूसरा क्लोरीन है अ, ये परसेंटेज दे रखी, सॉरी, 75.77 परसेंटेज दे रखी है क्लोरीन 35 की। और क्लोरीन 37 की परसेंटेज हो जाएगी 100 में से माइनस करके। और मोलर मास दे रखे हैं इनके। और हमें मुझे एवरेज मास निकालना है। तो एवरेज मास कैसे निकलेगा? 75.77 इंटू 34.96 जो भी दे रखा है मास है क्लोरीन का 9689, पूरा करना पड़ेगा ये। प्लस 24.23 इंटू 36.9659 डिवाइडेड बाय टोटल 100। तो ये एवरेज मास आ जाएगा इसका। एवरेज मास निकालने का तरीका है डायरेक्ट ये, सही ना। सॉल्व कर लेना इसको, ये आना चाहिए 75, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, सही ना, इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो आंसर इसके क्लोज होना चाहिए। ये 36 है ना, आंसर यानी 35 के क्लोज आना चाहिए। आंसर 35 के क्लोज आना चाहिए, ज्यादा 36 के क्लोज नहीं आएगा आंसर, क्योंकि इसकी परसेंटेज कम है। नेक्स्ट देखो क्या आंसर क्या है, दिखा देने के बाद। 35 के क्लोज होना चाहिए आंसर। हाँ, वही चीज की है देखो। 75% ऑफ 34, 24% ऑफ 36.969, आंसर आएगा 35.4। नेक्स्ट, इन 3 moles of ethane कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। इथेन ये रहा। एक मोल इथेन के अंदर एक मोल इथेन के अंदर 2 मोल कार्बन है। तो 3 मोल होंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल इथेन के अंदर 6 मोल हाइड्रोजन है। एक मोल इथेन में 6 मोल है। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 18 मोल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यूनिटरी मेथड। 18 मोल हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इथेन कितने होंगे? 3 मोल के अंदर 3 इंटू N0, क्लियर है। एक मोल में N0 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, तो 3 मोल में 3 N0। ये क्लियर है।
एन नॉट की वैल्यू पता है 6.023 इंटू 10^23 पुट कर देना, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट निशा, टाइम कितना रह रहा है? सर 1 मिनट। चलो एक बार दिखा दो बस, आज एक ही सेशन होगा ये, इन क्वेश्चन को रिपीट जरूर करना है दोबारा। क्वेश्चन कितने रह गए हैं अभी इसमें जो सॉल्व वाले हैं? सर टोटल 36 क्वेश्चन है। अच्छा अभी कंटिन्यूड कितने हैं, अभी आगे देखना क्वेश्चन क्या है। चलो अभी ये आ गया। चलो कुछ नहीं था, अभी तुम लोग यहीं तक कर लो फिर अभी, है ना? कल होगा, हो सकता है कि 2 सेशन भी ले लूं मैं। अभी तुम इतना कर लेना जरूर, लेकिन आज वाली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सारे फॉर्मुले बताए हुए हैं। फॉर्मुले लिखना है इस तरीके से, मैंने समझा दिया तुम्हें एक बार। फॉर्मुले इसी तरीके से लिखना तो सब सही ना, फॉर्मुले कर लेना जरूर। और कल क्लास जो होगी उसका पढ़ के आना जरूर ढंग से, इंपॉर्टेंट क्लास है कल ऑर्गेनिक की।